नमस्कार, ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान सदानंद दीक्षित जी से। आप उड़ीसा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं और सरस्वती वैदिक विद्यापीठम को संचालित करते हैं। संस्कृत के माध्यम से समाज में एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणत्व को बचाने की कवायद में आप लोग लगे हैं पूरे देश में। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते दीक्षित जी। दर्शकों को दीक्षित जी बताइए, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को आप कितना समझ पाते हैं, जबकि एक देश में, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवादी देश में विभिन्न तरीके की संस्कृतियां हैं। लोग अलग अलग बोली भाषा के माध्यम से, जैसे आप उड़ीसा में काम करते हैं, उड़िया जी, एक गुजराती, मराठी, तमाम अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, भाषाई व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोकाचार, लोक रीतियों पे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या कितना समझ? पहली बात है कि मेरे पिताजी मुझे एक उपदेश दिए थे कि जो जीवात्मा विश्व का कल्याण के लिए योग्य होता है वो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है। इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो विश्व का कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी थे पिताजी, वो इंग्लिश टीचर थे हाई स्कूल में। लेकिन मुझे वो क्यों बोले कि वो मुझे वो शायद समझे गया कि इनका मन में कोई एक विचार है कि ये समाज के लिए कुछ काम करना चाहता है। क्योंकि मैं एक नौकरी में था, गवर्नमेंट हाई स्कूल में, मैं नौकरी छोड़ना चाहता था 2 साल के बाद। छोड़ के मैं संस्कृत प्रचार के लिए कहीं मुझे जाना था, प्रचार के रूप में। पिताजी मुझे ये सब बोल दे कि ठीक है तुम जा, कोई बात नहीं। इसको ध्यान में रखा कि तुम ये संसार में पैदा हुआ है विश्व का कल्याण करने के लिए। उसी दिन से मेरा तो पूरे के पूरा मेरा जो बेसिक कंसेप्ट में जो था मेरा पूरा बदल गया जी। अच्छा, दीक्षित ब्राह्मण जी तो मुझे लगता है मूलतः उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। आप उड़ीसा में, मूल उड़ीसा के हैं या 600 साल से पहले जी हम कान्याकुब्ज से गए हैं। अच्छा, कान्याकुब्ज जी जी, हम उड़ीसा गए हैं। लेकिन किसी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। शायद 1100 साल पहले वो महाराजा युजादि केसरी ने जाजपुर में वो पहले वहाँ अग्निहोत्र का ये शुरुआत किए थे और वहाँ दशाश्वमेध घाट में वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कोशिश किया। उस टाइम में वो ब्राह्मण यहाँ से उत्तर भारत से लिए थे, तो उसी टाइम हम शायद गए हैं। लेकिन हम तो लेकिन और किसने बताया नहीं, 600 साल से पहले हम गए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उड़ीसा में रथ, सतपथी, नायक जी, मात्रा, सारंगी, महापात्रा, इस तरीके की टाइटल लिखने वाले ब्राह्मण होते हैं। और बड़ी रोचक कहानी है। मैंने उड़ीसा में काम किया है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तो इसलिए समझ पाता हूँ। हम अपने यहाँ उपनयन या जनेऊ कहते हैं, वहाँ पैता कहते हैं। कई चीजें अलग है भाषाई व्यवस्थाओं में। ब्राह्मण किस स्थिति में है देश में, एक ब्राह्मण संगठन चलाने के नाते? जी नहीं, देश में तो ब्राह्मण तो अच्छी स्थिति में अभी नहीं है, ये निश्चित तौर पे हम बोल सकते हैं। लेकिन मैं अभी ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष के नाते जो अनुभव करता हूँ कि ब्राह्मणों का जो स्वाभिमान है, अभी भी 80% ब्राह्मणों में यह स्वाभिमान है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। जिस परिवार ब्राह्मण लोग थोड़ा ज्यादा उच्च शिक्षित हो गए हैं, कहीं नौकरी कर चुके हैं, कहीं लोग में मिल जाते हैं, वो शायद अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में देने के लिए नहीं चाहते जी। लेकिन ब्राह्मण का जो उनका जो स्वाभिमान अभी भी है। दूसरी बात है कि हमारा 2 सरकारी जो व्यवस्था है ब्राह्मण के विरुद्ध। एक सरकारी व्यवस्था है कि वो जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये डायरेक्टली ये ब्राह्मण बच्चों का या और कुछ जो बच्चों के जो प्रतिभा का विनाश का एक कारण हो गया है। दूसरा है जो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जी, ये दोनों भी ठीक नहीं है। क्योंकि इसका अभी उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी का मामला सामने आया था जी, और उन्हें 20 साल जेल में रहना पड़ा। 20 साल जेल रहने के बाद भारत सरकार के माननीय न्यायालय ने ये कहा कि आप निरपराध हैं।
आपको 20 साल जेल में रहने के बाद छोड़ा जाता है। जी। बड़ा सवाल होता है, ब्राह्मण संगठनों ने उठाया नहीं कि 20 साल की भरपाई भारत सरकार उस युवा व्यक्ति के लिए क्या कर रही है। ये सोचनी है, विचारनी है। मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं, आप भी सोचिए। आपका भी सवाल है। ब्राह्मण संगठन चलाने के नाते ब्राह्मणों के लिए आप लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण युवाओं के स्वावलंबन के लिए क्या करते हैं? और देखिए, मेरा अपना एक विचार है। मेरा विचार है कि हमारा अभी जो एक शून्यता है, वैक्यूम है, ये संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, ये जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम के लिए हम ब्राह्मण बच्चों को तैयार करेंगे। कि अभी जैसे लोग सोचते हैं कि ये नहीं, भारतीय जो संस्कृति है ये हमारा वैश्विक संस्कृति है, ये बहुत बड़ी एक संस्कृति है, महनीय संस्कृति है। सात संस्कृति या विश्व वारायती जो बोलते हैं कि सारे विश्व की संस्कृति ये प्रभावित कर सकती है। तो ये, लेकिन ये संस्कृति को आगे कौन बढ़ेगा? तो इसके लिए इसको हम थोड़ा कमर्शियल ढंग में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हमारे ब्राह्मण बच्चों को ये आजीविका मिल जाएगी। ये मेरा विचार है। दूसरा विचार है कि हमारा अभी भी देखिए, जो आदर्श और उत्तम ब्राह्मण पुरोहित वो नहीं मिलते हैं। लेकिन आजकल उत्तम ब्राह्मण पुरोहित के लिए तो पैसा की कोई कमी नहीं है। वो तो कम से कम तो कोई महानगर में वो तो 50,000 60,000 रुपया वो सालाना कमा सकते हैं, और कहीं भी लाखों रुपए भी वो भी कमाते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए मेरा एक ये संदेश है कि कम से कम, जैसे बोलते थे कि गुरु रजनी द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु हो, आप अभी वर्णानाम छोड़िए, वो तो गुणकर्म व्यवहार से वर्ण तो हो गए, ये तो अलग सी बात है। लेकिन आज भी आपका जो गुरुत्व है, मैं गुरु ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप मार्गदर्शक बन जाइए। ये आप अपने गुरुत्व को आप समझिए और आगे आइए, कोई कमी नहीं। ठीक है, गुरु की गुरुता का गुरुत्व जी, यह विषय तो है जी। बड़ा सवाल यहाँ है कि कर्मकांड में भी ब्राह्मण युवा जाए, वहां तो बड़ी लंबी कतार लगी हुई है गैर ब्राह्मण कर्मकांडियों की। उनसे कैसे निपटे वहां जाके? देखिए, शून्यता नहीं रहेगी ना। आपको ब्राह्मण नहीं मिलेगा तो ब्राह्मण बच्चे नहीं मिलेंगे, या ब्राह्मण नहीं मिलेगा कर्मकांड करने के लिए, तो गरीब ब्राह्मण लोग जाके बढ़ जाते हैं। जैसे कलकत्ता घाट में आप देखिए, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब हमारा उड़ीसा के सब लोग हैं वहाँ कलकत्ता के घाट में बैठे, सब ब्राह्मण है, क्योंकि लोग नहीं जानते ब्राह्मण है या नहीं ब्राह्मण। आपके संगठन से देश का ब्राह्मण युवा कैसे जुड़े और उसका क्या लाभ है आपके? देखिए, उड़ीसा ब्राह्मण महासंघ तो उड़ीसा में ही है, लेकिन जो ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन है हमारे दिल्ली में, इसके वो भी एफिलिएटेड बॉडी है। लेकिन और संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए हमको 4 काम करना पड़ेगा। पहला काम है कि ये जो ब्राह्मण संगठन में जो ब्राह्मण लोग अभी राष्ट्र में या राष्ट्रांतर में बहुत बड़े पद में है या कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको ब्राह्मण संगठन जोड़ेंगे। क्योंकि कोई भी संस्था का कोई क्या होता है कि जो ये पदवीधारी जितने बड़े होते हैं, ये संस्था का वो ऐसा बढ़ावा होता है। ये एक दूसरा है कि ये ब्राह्मण संगठन के लिए हमको पैसा चाहिए। जितना जो संस्था का पैसा जितना ज्यादा है, इसका महत्व बढ़ जाता है। और जो क्या होता है, जो मिशनरी जीव में काम करने वाले लोग चाहिए, ये इसके लिए तो प्रशिक्षण चाहिए, इसके लिए तो संस्कार चाहिए। हम तो संस्कार प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है और ये काम हम शुरू किए हैं। तो ये ब्राह्मण संगठन को संगठित करना ये अलग काम है, और ब्राह्मण युवाओं के लिए जो आजीविका की व्यवस्था बोलते हैं, ये अलग काम है। इग्नोर तो युवा हो रहा है ना, ब्राह्मण युवा में। देखिए, खास करके मैं अभी जो जैसे बताया कि ये जो संरक्षण की आरक्षण की जो व्यवस्था हुई है, ये बेकार है। ये कारण तो सामाजिक ताना बाना, आज राष्ट्र के कानून की परिकल्पना जिसकी हमने किया है, जिस कानून में संवैधानिक देश में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आरक्षण वहां तक मायने है। आरक्षण आपके व्यक्तिगत प्रयासों में कहाँ मायने रखता है? आरक्षण ये कहाँ कहता है कि आप ब्राह्मण की दुकान से दूध का पैकेट लेते हैं या वैश्य के लेते हैं? ये तो नहीं कहता। इन प्रयासों में कितना नजरअंदाज ब्राह्मण संगठन चलाने वाले ब्राह्मण युवाओं को करते हैं या नेता करते हैं? कितना नुकसान होता है इन लोगों से? नहीं, तो नेताओं से तो सुनिए, मैं भी जानता हूँ कि कोई संगठन इतना सशक्त संगठन होगा तो वो जो निर्णय लेगा वही हम 153 ब्राह्मण सभाओं का सदस्य तो मैं खुद हूँ। मैं उनके लिए सेवा देता हूँ, अपनी मीडिया अनंत वक्ता के लिए।
लेकिन कहीं कुछ नहीं, जमीन पे तो कुछ नहीं होता। मूलतः ब्राह्मण संगठन पर्ची काट के कार्यक्रम करने के लिए भगवान परशुराम जयंती करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, इससे ऊपर क्या? युवा कल्याण कहाँ हो रहा है इससे? देखिए, युवा कल्याण का कोई व्यवस्था तो वहाँ नहीं हो सकता है, मेरा विचार। क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट विंग बना के युवाओं को रोजगार दिया जाए? ना इसी संस्था, देखिए आप भी जानते हैं जो इतिहास है आपका, जो टीवीएस का जी, जो टीवी सुंदरराजन का जो टीवीएस, अब उनका इतिहास है, जानते होंगे नहीं जानते हैं। तो वो तो थे मदुरई के थे, लेकिन नहीं वो क्या 2000 नहीं क्या 1882 में जो 19वीं सेंचुरी में वो इंजीनियर बन के चले गए थे साउथ अफ्रीका, टीवीएस। तो इसके बाद वो वहाँ व्यापार किया, व्यापार करने के बाद जो ब्रिटिश जो स्वामी था वो बोला कि नहीं ठीक है, आप इसको छोड़ के मैं चला जाऊंगा, लंदन चला जाऊंगा, या आपको दायित्व संभालिए। वो तो दायित्व संभाला, लेकिन वो देखा उसी टाइम में तो एक आंदोलन हुआ, जो जातिवाद का आंदोलन हुआ तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु के थे, मदुरई के थे। मालूम है, शायद यही कारण है जी, ब्राह्मणत्व का यही कारण है कि तमिलनाडु विधानसभा में एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं है। एक भी ब्राह्मण विधायक, वो क्या केरला में एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं, क्या हो रहा है? नहीं, वो तो ऐसा होता है ना, अभी स्थिति ऐसा है तो इसको आगे नहीं, आगे इसको बढ़ाएंगे। जैसे मैं बोला ना, तो टीवीएस ने क्या किया, नहीं हमारा इंडस्ट्री में जितने लोग काम करें सब ब्राह्मण लोग काम करेंगे, किसी को हम नहीं देखे। फिर यो साउथ अफ्रीका से लंदन चला गया, लंदन से फिर मदुरई आ गया, मदुरई आके वो जो कंपनी खोला है अभी, वो एक उनका जो ट्रस्ट का एक नियम है कि जो उनका जो एजेंट भी होंगे वो भी ब्राह्मण होंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे उड़ीसा के, तो इन प्रयासों से जी कुछ हद तक ब्राह्मण कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता है, होता है, अभी भी होता है, हो सकता है, अभी होता है, लेकिन इसको हम जितना ज्यादा फैलाएंगे बस उतना ही इसका। आपके संस्थान द्वारा व्यक्तिगत किए हुए कुछ ऐसे प्रयास जो समाज के हित के लिए? नहीं, देखिए मैं ब्राह्मण महासंघ का अभी 3 महीना हो गया, मैं महासंघ का हुआ अध्यक्ष हुआ हूँ। अब होने के बाद ही मैं वैदिक कर्मकांड विद्यालय का मैं शुरुआत किया। इसका मेरा एक ये भी एक कारण था कि जो ब्राह्मण लड़के इंजीनियरिंग या आपका एमबीबीएस या डॉक्टर सब कुछ पढ़ सकेंगे, उनको पढ़ा सकेंगे, उनका जो पेरेंट्स उनको आप पढ़ाएंगे, लेकिन जो वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, उनका पैसा नहीं है या उनका कोई दिमाग नहीं है, वो मैट्रिक पास करके या कुछ करने के बाद फिर जाके वहाँ दादागिरी करते हैं, कहीं से करते हैं, ये मजदूरी करते हैं। इसको मत कीजिए, आप आइए, आप ये अच्छे ब्राह्मण के रूप में आप प्रशिक्षण लीजिए, 7 साल यहाँ पढ़िए, फिर इसके बाद प्रशिक्षण लेने के बाद आपको पैसा मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। देखिए आज भी ब्राह्मण, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं ब्राह्मण रूप में नहीं जाता हूँ, एक संस्कृत प्रचारक के रूप में अध्यापक में जाता हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ उनका जो हमारे जो महिलाएं होते हैं, या के पाँव छू के, ऐसा करके पाँव छू के तो सम्मान देते हैं मुझे। तो क्यों देते हैं? अभी भी ब्राह्मण के ऊपर भी एक सम्मान बोध है, वो सम्मान मिलेगा, धन भी मिलेगा, आपको दक्षिणा भी मिलेगी, तो ये काम आप क्यों नहीं करेंगे? ब्राह्मण सम्मानित था, रहा, रहेगा। इसकी कवायद में हमारा संगठन ब्राह्मण इंटरनेशनल लगातार कवायद कर रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे ब्राह्मण इंटरनेशनल के लिए एक ब्राह्मण रेडियो बनाया गया है, जो 160 से ज्यादा देशों में सुना जाता है। 24 घंटे ब्राह्मण कल्याण की बातें होती हैं, और ये आपका साक्षात्कार रविवार 11 बजे वहां प्रसारित होता है। आप गूगल प्ले स्टोर से इस ब्राह्मण रेडियो को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आई बटन में ऊपर हमने डाल दिया है। आखिर में हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, ब्राह्मण के नाते उनका अपना एक सम्मान बोध होना चाहिए, आत्मगौरव बोध होना चाहिए, ये पहला बात है। दूसरा बात है, ब्राह्मण के लिए मेरा ख्याल से कहीं कुछ कमी नहीं है। वो कमी है कि वो अपना आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए उसका पीछे और जाते हैं, कुछ कमी नहीं है। देखिए, ज्ञान का आदर सारे देश में होता है। आज भी उड़ीसा से जो लोग विदेश में जाके काम करते हैं, 80% ब्राह्मण बालक हैं जो यहाँ उनको नौकरी नहीं मिलती। दक्षिण में देखिए भी इसी स्थिति है। तो ज्ञान के लिए, प्रतिभा के लिए सारे संभवतः जी, इसलिए हम ये अपना ये ज्ञान बढ़ाएंगे, अपना प्रतिभा को हम काम में लगाएंगे, और जहाँ जैसे हो सकता है बस ऐसे आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे मैं पहले बताया था कि ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे मैं बताऊंगी कि श्रद्धावान लभते धनम।
जो धर्म भी उनको मिलेगा। हमारे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते नमस्ते। धन बहुत जरूरी है उपार्जन करना, संस्कृति निष्ठ समाज की स्थापना करना आपके लिए जरूरी है। मिलते हैं किसी दूसरी शख्सियत के साथ, बने रहिए हमारे साथ।